नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आगामी यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए चलाई जा रही स्पेशल श्रृंखला के अंतर्गत आज की क्लास में सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर्स के नए प्रश्नों को कवर कराया जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का जो सबसे पहला प्रश्न है, B2B कॉन्फ्रेंस और पारंपरिक चिकित्सा पर जो एक्सपो का आयोजन है, ये कहाँ पर किया गया? तो आपका सीधा जवाब होना चाहिए गुवाहाटी। तो याद रखेंगे, B2B कॉन्फ्रेंस एवं पारंपरिक चिकित्सा का जो एक्सपो है वो गुवाहाटी में संपन्न हुआ। याद रखिएगा, ये जो B2B कॉन्फ्रेंस एवं पारंपरिक चिकित्सा पर जो एक्सपो है, इसका आयोजन संघाई सहयोग संगठन के द्वारा किया गया और यह आयोजन 2 से 5 मार्च 2023 को संपन्न हुआ। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, अगर आपसे यह पूछा जाए कि इसका उद्देश्य क्या है, तो B2B देशों में नियामक प्रावधानों और बेस्ट प्रैक्टिस को साझा करना और जागरूकता फैलाना। अगर हम यहाँ पर संघाई सहयोग संगठन के बारे में बात कर लें तो इसको शॉर्ट फॉर्म में SCO के नाम से जाना जाता है और SCO की स्थापना 15 जून 2001 को हुई थी। याद रखिएगा, इस SCO में अर्थात संघाई सहयोग संगठन में 8 सदस्य राज्य हैं। यहाँ पर राज्य का मतलब है देश से, यानी इसमें 8 सदस्य देश हैं, 3 पर्यवेक्षक और 14 संवाद सहयोगी देश शामिल हैं। याद रखिएगा, जून 2017 में भारत संघाई सहयोग संगठन का पूर्ण सदस्य बना था। इतनी बात आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, शून्य मैत्री अभ्यास। याद रखिएगा, ये जो शून्य मैत्री अभ्यास है, ये भारतीय वायुसेना और जापान की एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच में आयोजित किया गया। यानी सीधी बात यह है कि शून्य मैत्री अभ्यास भारत और जापान की वायुसेना के बीच संपन्न हुआ। याद रखिएगा, इसका आयोजन 1 से 2 मार्च 2023 को हुआ और ये जो संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन है, जो कि आप सभी जानते हैं कि भारत और जापान के बीच में आयोजित होता है, इसी आयोजन के दौरान शून्य मैत्री अभ्यास का भी आयोजन किया गया। क्लियर है? अब यहां पर चर्चा कर ली जाए कि 2023 में धर्म गार्जियन का आयोजन कब और कहां पर हुआ। तो याद रखिएगा, धर्म गार्जियन एक वायु अभ्यास है जो 13 फरवरी 2023 से 2 मार्च 2023 तक जापान के कोमात्सु में संपन्न हुआ। क्लियर है? तो इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि 28 फरवरी से 1 मार्च 2023 तक 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव कहां पर आयोजित हुआ। तो याद रखिएगा, बिहार के भोजपुर में 28 फरवरी से 1 मार्च 2023 के बीच 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव आयोजित हुआ। याद रखिएगा, इसका आयोजन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया गया। यहां पर यह बात भी आपको रिकॉल करा देते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है। और यहां पर एक बात और आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि आपकी परीक्षा में ज्यादातर प्रश्न जो हैं वो फैक्चुअल होते हैं। तो याद रखिएगा, ये जो कार्यक्रम है, ये देश के 20 राज्यों और 30 जिलों में मनाए जा रहे बाजरा महोत्सव की एक श्रृंखला के हिस्से के रूप में संपन्न हुआ। यानी कहने का मतलब यह है कि जो बाजरा महोत्सव 2 दिवसीय बिहार के भोजपुर में संपन्न हुआ, ये एक श्रृंखला चल रही है बाजरा महोत्सव की, उसके एक हिस्से के रूप में ये संपन्न हुआ है। और ये जो बाजरा महोत्सव का श्रृंखला है, ये 20 राज्यों और 30 जिलों में संपन्न होगी। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि मसाला बोर्ड की जो 36वीं वर्षगांठ समारोह हुआ, ये कहां पर संपन्न हुआ। तो याद रखिएगा, कोच्चि केरल में मसाला बोर्ड की 36वीं वर्षगांठ का जो समारोह है वो संपन्न हुआ। याद रखिएगा, इसका आयोजन वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा किया गया। और यहां पर एक बात और आपको ध्यान में रखना होगा इसके स्टैटिक पार्ट से, कि जो मसाला बोर्ड है, इसका गठन 26 फरवरी 1987 को कोच्चि में हुआ था। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, अभी हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त के चुनाव संबंधित कुछ फैसले दिए हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं या जो चुनाव आयुक्त हैं, इनका चुनाव कैसे किया जाए, इसके लिए उन्होंने एक व्यवस्था सुझाव की, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश वाली समिति के द्वारा इनका चुनाव किया जाए। अब यहां पर एक बात और ये ध्यान में आपको रखना होगा कि ये जो फैसला है, ये 5 न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ के द्वारा सर्वसम्मति से दिया गया फैसला है। क्लियर? अब यहां पर जब चर्चा हो गई है मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की, तो जरा देख लीजिए कि संविधान में इनके लिए क्या क्या प्रावधान दिया गया है जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, संविधान के भाग 15 में अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 324 से 329 तक इन चुनावों से संबंधित है और इस मामले के लिए एक आयोग का गठन ये अनुच्छेद करते हैं। याद रखिएगा, वर्तमान समय में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं या जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है मुष्टि युद्ध। याद रखिएगा, ये जो मुष्टि युद्ध है, ये एक तकनीक है जो कि मूल रूप से उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर की है। याद रखिएगा, ये जो मुष्टि युद्ध है, ये एक मार्शल आर्ट की तकनीक है जिसमें सिखाया जाता है कि बिना हथियार के कैसे खुद को बचाया जाए। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल किसे नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा, आर वेंकट रमन साहब को भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है।
याद रखिएगा संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी होने का उल्लेख किया गया है। क्लियर। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि ऑपरेशन ऑक्टोपस का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा एनआईए और ईडी के द्वारा ऑपरेशन ऑक्टोपस का प्रारंभ किया गया। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पोषक अनाज अवार्ड 2022 किसको मिला है? तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ राज्य को पोषक अनाज अवार्ड 2022 मिला है। अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि नॉर्थ चैनल को पार करने वाला सबसे अधिक आयु का भारतीय तैराक कौन बना है? क्लियर है। तो याद रखिएगा एल्विस हजारिका ये नॉर्थ चैनल को पार करने वाले सबसे अधिक आयु के भारतीय बने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नाम है एल्विस हजारिका। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का पहला जैव गांव स्थापित किया गया? तो याद रखिएगा त्रिपुरा में। देखिए प्रश्नों का कलेक्शन इस प्रकार से किया जा रहा है कि यदि आपके यहां ज्यादा फैक्चुअल प्रश्न है तब भी आप करने की स्थिति में हो, और यदि कॉन्सेप्चुअल पूछा जाए, यानी आपने देखा होगा कि पिछले विगत वर्षों में आयोग की यह स्ट्रेटेजी रही है कि वो फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों से जुड़े हुए प्रश्न पूछे रहा है, तो इसलिए आपको दोनों पर समान पकड़ रखनी होगी। तो ध्यान रखेंगे भारत का पहला जैव गांव कहां स्थापित किया गया? त्रिपुरा में। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा वोल्कर तुर्क को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है, और यह कहां से संबंधित है? ऑस्ट्रिया से। क्लियर है। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में पहले स्थान पर कौन है? तो याद रखिएगा हांगकांग विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान पर है। अब एक और प्रश्न इससे संदर्भित पूछा जाता है कि यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो याद रखिएगा द फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 जारी किया गया, और इस सूचकांक में भारत का स्थान 89वां है। क्लियर, 89वां स्थान भारत का है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि मिस अर्थ इंडिया 2022 किसे चुना गया? तो याद रखिएगा वंशिका परमार को मिस अर्थ इंडिया 2022 चुना गया। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास काकाडू 2022 का आयोजन कहां पर किया गया? तो याद रखिएगा ये जो काकाडू बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है 2022 ये ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुआ, और भारत की तरफ से इस बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास काकाडू में आईएनएस सतपुड़ा ने पार्टिसिपेट किया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि स्वच्छता ही सेवा अभियान किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य ने स्वच्छता ही सेवा अभियान को प्रारंभ किया। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि हड़प्पा संस्कृति का विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कहां पर? तो याद रखिएगा राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में है, यहां पर हड़प्पा संस्कृति का विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के पहले वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कहां पर की जाएगी? तो याद रखिएगा तेलंगाना राज्य में भारत के पहले वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कराई जाएगी। याद रखिएगा इसको मैंने कम्युनिटी टैब में इस प्रश्न को पूछा था और 80% लोगों ने इसका गलत आंसर दिया था, और यह प्रश्न गलत होने की संभावना भी बन जाती है, तो इसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान से बदलकर क्या कर दी गई? तो याद रखिएगा कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान से इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? अस्ताना। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट किसने जीता? तो याद रखिएगा बेंगलुरु ने डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है। खेल के ही संदर्भ में अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 किसने जीता? तो याद रखिएगा बांग्लादेश ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि नॉर्थ चैनल को पार करने वाला एशिया का पहला पैरा तैराक कौन बना है? तो याद रखेंगे सत्येंद्र सिंह लोहिया। सत्येंद्र सिंह लोहिया नॉर्थ चैनल को तैर कर पार करने वाले एशिया के पहले पैरा तैराक बने हैं। क्लियर है, क्या नाम है? सत्येंद्र सिंह लोहिया। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि हॉकी इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा दिलीप तिर्की को हॉकी इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, दिलीप तिर्की। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ? तो याद रखिएगा अयोध्या में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि डिजिटल रूप से साक्षर देश की पहली ग्राम पंचायत कौन सी है? तो याद रखिएगा पुल्लमपारा। पुल्लमपारा इस ग्राम पंचायत का नाम है जो कि डिजिटल रूप से साक्षर देश की पहली ग्राम पंचायत है, जो कि केरल राज्य में है। क्या नाम है? पुल्लमपारा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि नील कुरुंजी फूल के संदर्भ में, तो याद रखिएगा ये जो नील कुरुंजी फूल है यह पश्चिमी घाट के 16 वनों का स्थानीय पौधा है। देखिए यहां पर घाट आया है, यहां पर आप ऐड कर लेंगे पश्चिमी घाट। ठीक है, यह पश्चिमी घाट के 16 वनों का स्थानीय पौधा है। याद रखिएगा ये बैगनी नीले रंग का फूल जो कि 12 वर्षों में एक बार खिलता है और 3 महीने तक ये खिला रहता है। याद रखिएगा ये जो नील कुरुंजी फूल है ये एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान जो कि केरल में है, यहां पर खिलने के लिए इसे विशेष भूमि क्षेत्र मिलता है। क्लियर? तो याद रखेंगे ये भी पूछा जा सकता है कि नील कुरुंजी फूल के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अनुकूल है? तो आपका सीधा जवाब होगा एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। या अगर क्षेत्र से पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा ये पश्चिमी घाट के 16 वनों का स्थानीय पौधा है नील कुरुंजी, और किस रंग का है? बैगनी नीले रंग का। अगला प्रश्न देखिए,
अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो याद रखिएगा प्रत्येक वर्ष 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि जो विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 1 मार्च 2023 को मनाया गया, इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है जोखिम मूल्यांकन में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका। क्लियर है? जोखिम मूल्यांकन में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका। अगला प्रश्न यहां पर आपको यह ध्यान रखना होगा कि ये जो दिवस है विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, इसको मनाने की जो शुरुआत है वो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आईसीडीओ के नाम से जाना जाता है, 1990 में इसकी शुरुआत की गई। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है स्वायत्त पहल के बारे में। स्वायत्त का स्पेलिंग क्या है? SWAYATT। याद रखिएगा इसकी शुरुआत फरवरी 2019 में हुई और इसका पूरा नाम क्या है? स्टार्टअप्स विमेन यूथ एडवांटेज थ्रू ई ट्रांजेक्शन। मैं स्वायत्त का फुल फॉर्म एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, स्टार्टअप्स विमेन एंड यूथ एडवांटेज थ्रू ई ट्रांजेक्शन। अब इसके फुल फॉर्म से ही आपको इसका उद्देश्य स्पष्ट हो गया होगा। अगर उद्देश्य की बात करें स्वायत्त पहल की, तो विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं के समावेशन को बढ़ाना, महिला उद्यमियों का विकास करना और सार्वजनिक खरीद में एमएसएमई क्षेत्र और स्टार्टअप की भागीदारी को प्रोत्साहन देना, यह मूल उद्देश्य है स्वायत्त पहल का। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपसे बिम्स्टेक के संदर्भ में पूछा जा रहा है। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। क्लियर है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। अगर बिम्स्टेक की बात की जाए तो ये 1997 में बैंकॉक घोषणा के द्वारा गठित किया गया। बिम्स्टेक में सदस्य देश की बात करें तो इसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड इसमें शामिल है। क्लियर? याद रखिएगा बिम्स्टेक से संबंधित अभी हाल ही में कुछ डेवलपमेंट हुआ है। क्या हुआ? भारत ने बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर अर्थात बीईसी के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी की है। ठीक है, यानी भारत ने बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी की है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा प्रत्येक वर्ष 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। अभी आपने 1 मार्च को एक दिवस और पढ़ा है, जरा उसको भी रिकॉल कर लीजिए। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, वो भी 1 मार्च को, और शून्य भेदभाव दिवस भी 1 मार्च को मनाया जाता है। अब जो 1 मार्च 2023 को शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? तो याद रखिएगा सेव लाइव्स डीक्रिमिनलाइज, ये थीम थी शून्य भेदभाव दिवस की, सेव लाइव्स डीक्रिमिनलाइज। याद रखिएगा पहली बार जो शून्य भेदभाव दिवस है वो 1 मार्च 2014 को मनाया गया। और शून्य भेदभाव दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना और उनके सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि क्लीन प्लांट सेंटर योजना किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा क्लीन प्लांट सेंटर योजना फलों की खेती से संबंधित है। और याद रखिएगा क्लीन प्लांट सेंटर योजना के तहत केंद्र सरकार 10 क्लीन प्लांट सेंटर को स्थापित करेगी। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि सिविल लेखा दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 1 मार्च को सिविल लेखा दिवस मनाया जाता है। यानी कि 1 मार्च को अब तक आपने 3 दिवस पढ़े हैं, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, दूसरा आपने पढ़ा शून्य भेदभाव दिवस, और तीसरा आप पढ़ रहे हैं सिविल लेखा दिवस। याद रखिएगा इसका गठन हुआ था 1976 में, और याद रखिएगा जो 2023 में सिविल लेखा दिवस मनाया गया, ये 47वां सिविल लेखा दिवस था। क्रम भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया? तो याद रखेंगे राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान कुमार सानू जी को दिया गया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत का पहला कोचिंग हब कहां पर विकसित किया जा रहा है? तो याद रखिएगा जयपुर राजस्थान में भारत का पहला कोचिंग हब विकसित हो रहा है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के नए सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसको बनाया गया? तो याद रखिएगा लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को भारत का नया सीडीएस बनाया गया है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रथम क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार किसे मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखिएगा सुएला ब्रेवरमैन को प्रथम क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार मिला है। किसको? सुएला ब्रेवरमैन को। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि महालवाड़ी व्यवस्था का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा ये जो महाल शब्द है इसका अर्थ होता है गांव, और याद रखिएगा इस महालवाड़ी व्यवस्था के तहत गांव के मुखिया से सरकार का लगान की वसूली हेतु समझौता होता था महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत। यदि आपसे पूछा जाए कि महालवाड़ी व्यवस्था के जनक के तौर पर किसको माना जाता है, तो याद रखिएगा हाल्ट मैकेंजी को महालवाड़ी व्यवस्था का जनक माना जाता है। ये जो महालवाड़ी व्यवस्था थी ये किन क्षेत्रों में लागू थी? तो याद रखिएगा मध्य प्रांत, गंगा घाटी, उत्तर प्रदेश के आगरा और अवध के इलाके में, और पंजाब में महालवाड़ी व्यवस्था लागू थी। याद रखिएगा अगर पूछा जाए कि महालवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश भारत की कितनी भूमि पर यह लागू थी, तो याद रखिएगा 30% भाग पर। क्लियर है? अगला प्रश्न पूछा जा रहा है होर्मुज या ओरमुज जलडमरू मध्य। याद रखिएगा फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से यह क्या करता है? जोड़ता है। कौन? होर्मुज की
जलडमरू मध्य, यानी होर्मुज जलडमरू मध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ती है। और किस भाग को हटाएगी? स्थलीय भाग को। याद रखिएगा, ये ईरान को अरब प्रायद्वीप से अलग करता है, होर्मुज जलडमरू मध्य। अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि जो राज्य के लिए महाधिवक्ता होते हैं ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 165 में राज्य के लिए महाधिवक्ता की प्रावधान किया गया है। अब यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो राज्यों में महाधिवक्ता होते हैं ये राज्यों के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं और इनकी नियुक्ति राज्यपाल महोदय के द्वारा की जाती है। यहां पर अगर हम राज्यों के लिए जो महाधिवक्ता बनते हैं उनके लिए अगर प्रावधान की बात करें तो किसी भी महाधिवक्ता को बनने के लिए उस व्यक्ति के पास हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। दूसरी बात, ये जो राज्य के महाधिवक्ता हैं ये राज्यपाल महोदय के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं और राज्यपाल द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि जो सिक्कों की ढलाई के लिए जो टकसाल हैं वो कितने हैं? तो याद रखिएगा, सिक्कों की ढलाई के लिए जो टकसाल हैं वो 4 हैं। कहां कहां पर? मुंबई में, हैदराबाद में, कोलकाता में और नोएडा में। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि इसरो की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहां है? तो याद रखिएगा, इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई, यानी 1969 में, और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। अगला प्रश्न आपसे पंचायत रिलेटेड है और पंचायत से इस बार प्रश्न निश्चित तौर पर बनेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज चुनाव होना है। तो याद रखिएगा, पंचायतों का जो उल्लेख है वो आपके अनुच्छेद 40 में है। एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि जो पंचायतों में तीनों स्तरों में जो SC ST के और इन समूहों की महिलाओं के लिए जो सीटों का आरक्षण है इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 243 डी में, यानी अनुच्छेद 243 घ में या डी में पंचायती राज व्यवस्था के तीनों स्तरों पर SC ST अर्थात अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और इन समूहों की महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण किया गया। इसी में एक अनुच्छेद और आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद 246। अनुच्छेद 246 राज्य विधानमंडल को स्थानीय स्वशासन में किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है। क्लियर है? कई बार आपसे स्थानीय स्वशासन का अर्थ पूछा गया है, तो याद रखिएगा, स्थानीय लोगों के द्वारा निर्वाचित निकायों द्वारा स्थानीय मामलों का जो प्रबंधन है वो क्या कहलाता है? वो स्थानीय स्वशासन कहलाता है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किसके साथ कराया था? तो याद रखिएगा, वाकाटक वंश के राजा थे रुद्रसेन द्वितीय। रुद्रसेन द्वितीय के साथ चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह कराया था। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय है इन्होंने राजकुमारी कुबेर नागा के साथ विवाह करके नागा वंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया। क्लियर? तो ये भी बात याद रखेंगे। इस प्रकार आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है। अगली क्लास में नए प्रश्नों के साथ मुलाकात होगी। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।